We need more of से ये लागू होना था, यानी आज 21 तारीख यानी 22 तारीख को रात को 12 बजे के बाद ये लागू होना था अमेरिका के टाइम के अनुसार। तो 28 घंटे ही थे लोगों के पास, और ये बताया जा रहा था कि अगर वो 28 घंटे में वापस नहीं जाते तो उनको शायद री एंट्री ही ना मिले। खैर ऐसा कुछ था नहीं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था इसमें लोग, लेकिन पैनिक मचा था। अच्छा, असल खबर पे हम आते हैं कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये क्या है। तो बेसिकली आप सब जानते होंगे कि बहुत सारे भारतीय डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट जो है वो यूएसए में जाते हैं टू परस्यू द प्रोफेशन। जाहिर सी बात है उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट्स वहाँ पे मिलते हैं, और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह माना जाता है कि वहाँ पे अच्छा है। खैर आजकल हम देख रहे हैं थ्रू सो मेनी न्यूज़ आउटलेट्स, वीडियोज़ की, ठीक है 19-20 का फ़र्क होगा, बट यस फाइनेंशियली फ़ायदा होता है, लोग वहाँ पे नौकरी के लिए जाते हैं। लेकिन अब जो बिग आईटी फर्म्स की बात कर रहे थे, ये सिर्फ आईटी फर्म्स के लिए नहीं है नुकसान, ये जो भारतीय डॉक्टर्स वहाँ पे जाते हैं उनके लिए भी लागू होगा। और सबसे ज़रूरी, ये सिर्फ भारत के लिए नुकसानदायक है या यूएसए के लिए भी, ये इम्पोर्टेंट है जानना। तो चलिए देखते हैं क्या है असली खबर। तो दोस्तों, यूएसए ने H1B वीज़ा के लिए जो एप्लीकेशन चार्जेस होते हैं, न्यू एंट्रीज़, ये बहुत ज़रूरी है जानना। जो नए एंट्रीज़ होंगे, नया लकी ड्रॉ निकलेगा, यानी 2025 के लिए ये लागू नहीं है, नेक्स्ट ईयर जब नया ड्रॉ निकलेगा उस वक्त से ये लागू होगा, और उसके ऊपर $1 लाख जो है देने होंगे। जाहिर सी बात है, अगर कोई से एक माइक्रोसॉफ्ट अगर किसी इंडियन एम्प्लॉय को, या ये सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं है, बट क्योंकि ज़्यादातर माना जाता है कि 70 से 71% भारतीय इसका लाभ उठाते हैं, तो हम मेंशन करेंगे भारत को ही। तो अगर कोई इंडियन एम्प्लॉय माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करने के लिए एप्लीकेबल होता है, उसको अगर माइक्रोसॉफ्ट यूएसए बुलाना चाहता है, तो उसको यानी माइक्रोसॉफ्ट को $1 लाख देना होगा यूएस गवर्नमेंट को, और उसके ऊपर फिर एम्प्लॉय की जो भी सैलरी है। तो आप समझ रहे, अनलेस एंड अनटिल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका काम, आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हो माइक्रोसॉफ्ट के लिए या कोई भी यूएस फर्म के लिए, तभी वो फर्म तैयार होगी $1 लाख भर के आपको यूएसए बुलाने के लिए। इसके पीछे रीज़न दिया जा रहा है कि अमेरिका में जो अमेरिकन्स हैं उनको जॉब्स में प्रायोरिटी मिले। अब इसमें भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ है, इतना आसान नहीं है इंडियन या फिर जो भी एशियंस वहाँ पे काम करते हैं यूएसए में, उनको रिप्लेस करना। सबसे पहले तो जो कॉस्ट डिफरेंस आता है कि कोई अमेरिकन जाएगा उस तरह का कोडिंग करने, उस तरह का हाई लेवल का जॉब करने, तो वो ज़्यादा पैसा मांगेगा। एशियंस जो है, जो हम लोग वहाँ पे जाते हैं, वो उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, और इसीलिए ये बिग आईटी फर्म्स जो है, फेसबुक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, यहाँ पे इंडियंस या एशियंस ही ज़्यादा होते थे। खैर, अब इसके ऊपर एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। यूएसए के ही ये शख्स है मिसियो काकू करके, और तो इसके ऊपर देखिए बहुत सारे रिएक्शंस भी आ रहे हैं। मैं आपको एक, And you know what the H-1B is? शुरू से America has a secret weapon. That secret weapon is the H-1B. Without the H-1B, the scientific establishment of this country would collapse. Forget about Google. Forget about Silicon Valley. There would be no Silicon Valley without the H-1B. And you know what the H-1B is? It's the genius visa, okay? You realize that in the United States, 50% of all PhD candidates are foreign-born. At my system, one of the biggest in the United States, 100% of the PhD candidates are foreign-born. The United States is a magnet sucking up all the brains of the world, but now the brains are going back. They're going back to China.
They're going back to India. And people are saying, oh my God, there's a Silicon Valley in India now. Oh my God, there's a Silicon Valley in China. Duh. Where did it come from? It came from the United States. So don't tell me that science isn't the engine of prosperity. You remove the H-1B visa and you collapse the economy. In Wall Street Journal, editorialized against a congressman who wanted to ban the H-1B, saying they'll take jobs away from the American people. The Wall Street Journal said, look, there are no Americans who can take these jobs. These are at the highest level of high technology. They don't take away jobs from Americans. They create entire industries. And so that's why we have an Achilles heel, and that's the educational system. And again, sociology majors are not necessarily going to be the ones determining the future of Silicon Valley, but physicists, engineers. We need more of. सो आपने देखा ये मिशिओका को दिखने में भले ही एशियन लगते हो, बट ये है नहीं. ये यूएस बॉर्न और यूएसए में ही ये कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं. तो इन्होंने वही कहा जो मैंने शुरू में आपको एक्सप्लेन किया था कि विदाउट फॉरेन इमिग्रेंट्स जो लीगल तरीके से आते हैं H-1B वीज़ा लेके, उनके बिना यूएसए मुश्किल है यूएसए को सर्वाइव करना. उनके मेडिकल इंडस्ट्री हो गई या फिर जो भी आईटी कंपनीज़ है उनके लिए काम करना मुश्किल होगा. अच्छा, इसके ऊपर और भी कुछ रिएक्शंस आए हैं, मैं आपको जस्ट दिखाना चाहता हूँ. इलॉन मस्क का इसके ऊपर क्या कहना है. आई होप आप देख पा रहे हैं इसको. तो इलॉन मस्क का बोलना है कि ये कुछ असभ्य शब्दों का इस्तेमाल भी उन्होंने किया है, और उन्होंने बोला है कि अगर मैं यूएसए में आज हूँ या जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, तो ये सब जो यूएसए की ताकत है ये H-1B के कारण ही है. और उन्होंने बोला है कि मैं इस इशू को लेके जो भी यूएस कांग्रेस है या ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है इनके अगेंस्ट में आई विल गो टू वॉर. क्योंकि बेसिकली उनका कहने का मतलब ये है कि मैं हर पॉसिबल चीज़ करूँगा इस बिल को रोकने के लिए, क्योंकि इसके बिना आप सोच नहीं सकते ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा सारी कंपनीज को. अब टेस्ला को ले लीजिए, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, और जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट है यूएसए में, बहुत सारे इंडियंस वहाँ पे है, बहुत सारे एशियंस है जो उस लेवल का स्किल, उस लेवल का कह लीजिए कि चीप लेबर आपको नहीं मिलता कहीं पे भी. यूएसए में तो नहीं मिलता. तो बेस्ट ऑफ लक यूएसए. भारत को भी इससे नुकसान होगा. देखिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेमिटेंसेस आते थे हर साल, बट ठीक है वो रेमिटेंसेस नहीं आएंगे. 8-10 बिलियन डॉलर का भारत को भी नुकसान होगा इमीडिएट बेसिस पे, बट लॉन्ग टर्म पे ये भारत के लिए फ़ायदे का हो सकता है. क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो सब लोग जो भारत से बाहर यूएसए में थे वो अगर H-1B वीज़ा के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाते भविष्य में, तो वो वापस भारत में आके काम करेंगे. बट इसके लिए जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की. जाहिर सी बात है अगर गवर्नमेंट उस तरह का काम करता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लीजिए, जो स्टार्टअप से उनको आपको आगे बढ़ाना होगा, उसके लिए गवर्नमेंट को वैसा माहौल बनाना होगा. क्योंकि अपने यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में इतना उलझ जाता है, कोई भी आदमी हो, कोई भी कंपनी हो, कि वो बोलता है नहीं मैं दुबई जाके अपना कंपनी चलाऊँगा बट भारत में नहीं. तो वो ब्यूरोक्रेसी में से वो जो भी हर्डल्स है वो निकालने होंगे, ताकि आगे चल के इसका फ़ायदा ही हो भारत को, जो भी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का ये डिसीजन है. अच्छा, इसके ऊपर एक और इंटरेस्टिंग खबर है. आप सोच के हैरान होंगे कि ट्रम्प किस हद तक जो है डेस्परेट है, या कहिए कि भारत को लेके इनका जो भी माइंडसेट है. तो एक इंडियन जर्नलिस्ट सवाल पूछती है, उसको आप देखिए ट्रम्प किस तरह से मॉक करते हुए दिखेंगे.
taxes, pay off debt, and other good things. So I think it's going to be very successful. Mr. President, What? big tax, are the big tax on board with this decision? I wish you'd speak more clearly. I really do. Give it to me again. Are the big tax, the CEOs on board with this decision? Big tax? Tech companies. Big tech companies. Yeah, big tech. Yeah, it's big tech. It's every company. It's big tech. It's big tech. It's big everything. Yeah, Okay. the CEOs It's of a the company. I US said have it's been not a there. tech company. It's tech companies and everything else. It's तो दरअसल ये एक इंडियन जर्नलिस्ट थी जिन्होंने ट्रम्प से कुछ सवाल पूछा और उससे ट्रम्प, ऐसा नहीं कि ट्रम्प को वो एक्सेंट, इंडियन एक्सेंट समझ में नहीं आया। बिग टैक्स नहीं, बिग टेक, ओके बिग टेक। तो उन्होंने बाद में उनको सलाह दी कि आप क्लियरली अपना अपना सवाल पूछिए। दरअसल ये जानबूझ के मॉक कर रहे थे, जहाँ पे उन्होंने 2 बार बिग टैक्स मेंशन किया और फिर ये सवाल का जवाब देना भी नहीं चाहते थे किसी इंडियन जर्नलिस्ट को। तो खैर इनकी अपनी प्रॉब्लम है। अब इसके ऊपर देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने भी कल एक रैली में अपने भाषण के दौरान मेंशन किया कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? चाइना, पाकिस्तान, हाँ वो तो है, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन है भारत का बाहर के देशों के ऊपर डिपेंडेंसी। और मोदी जी ने साफ मेंशन किया है कि हम इससे बाहर निकलेंगे, हमें इससे बाहर निकलना होगा। अब इस बात को लेके काम तो गवर्नमेंट, ऐसा लगता है, इस बैकएंड पे शुरू करी है। वो किस हद तक सक्सेस होगा अभी देखिए। वो एक वैक्यूम क्रिएट होगा बीच में, उसको किस तरह से भारत सरकार मेंटेन करती है, उससे ओवरकम करने के लिए रातों रात ये सब नहीं होने वाला। आप रातों रात अपना सोशल मीडिया खड़ा नहीं कर सकते, ये आपको 10 साल पहले शुरू करना था। उसके अलावा आप देखोगे जो भी फाइनेंशियल फर्म्स है, जो हम बिग 4 जिनको बोलते हैं, डेलोइट हो गया और बाकी सारे, तो उनको आप रातों रात रिप्लेस नहीं कर सकते। इसके लिए आपको समय लगेगा और वो ज़रूरी है कि आप कितने कम समय में भारत के जो स्टार्टअप्स हैं उनको, या जो भी इंडस्ट्रीज़ है उनको आप वैसा माहौल बना के देते हो कि वो ग्रो करे। और देखिए ये कहीं ना कहीं अपने ऊपर भी है एज अ नेशनलिस्ट, इंडियन नेशनलिस्ट, कि हम भी मेड इन इंडिया चीज़ों को प्रमोट करें। बट एनीवेज ये सब चलता रहेगा। इसके ऊपर और भी बहुत कुछ डेवलपमेंट्स होंगी। ये टॉपिक इतनी जल्दी तो रुकने वाला है नहीं, तो मैं आपको इसके लेके आगे की जो भी जानकारी है वो लेके आपके पास वापस आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।